हेलो डियर लर्नर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की, उसका रूट वर्ड डिस्कस किया और फिर उसके पार्ट्स डिस्कस किए थे कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जो मेजर दो पार्ट्स होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ख़बर दी जाती है, और प्रेडिकेट वो होता है जो इन्फॉर्मेशन होती है जो सब्जेक्ट के बारे में दी जाती है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। तो ये सेंटेंस के बेसिक जो दो पार्ट्स है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। फिर सब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक सब्जेक्ट डूअर होता है और एक सब्जेक्ट बीयर होता है। सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को डूअर कहा जाता है जो सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और बीयर उस सब्जेक्ट को कहा जाता है जो सेंटेंस में कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता। ये हमारा जो है लास्ट लेक्चर था। आज हम उससे आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट उसके साथ और भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही प्लेड फुल स्टॉप। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ही प्लेड। अब देखें, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपने उस सेंटेंस को ब्रेक करना है दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना वो है प्लेड, और ये इन्फॉर्मेशन है ही के बारे में। तो इसके मतलब जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी वो सब्जेक्ट होगा और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, प्रेडिकेट। और ये एक सेंटेंस है तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट आ गया और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है। अब देखें, अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, ही प्लेड। इसका मीनिंग अगर ट्रांसलेशन की जाए तो ही प्लेड उसने खेला था, ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब इसमें एक वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक ही वर्ड है जो प्रेडिकेट का काम कर रहा है। आप आगे प्रेडिकेट के बारे में भी डिटेल वीडियोस देखेंगे। प्रेडिकेट एक वर्ड पर भी मुश्तमिल हो सकता है और सब्जेक्ट भी एक वर्ड पर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है और जो प्रेडिकेट है उसके अंदर भी एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन एक कॉमन बात जो बहुत ज़रूरी है, आप याद रखेंगे कि अगर प्रेडिकेट के अंदर एक ही वर्ड है तो लाजमी है कि फिर वो वर्ड वर्ब भी होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के बगैर कोई प्रेडिकेट नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दूंगा, आप देखिए जरा, ये जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आपने इसको पहचान लिया। सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और सॉरी प्रेडिकेट। अब अगर हम इस सब्जेक्ट को देखें तो या तो ये सब्जेक्ट डूअर होगा या तो ये सब्जेक्ट बियर होगा। अब चूंकि इसने कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन परफॉर्म किया है, लिहाजा हम इस सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट मानेंगे, कौन सा सब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, ये सब्जेक्ट जो है वो डूअर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, एक और एग्जाम्पल एक और है कि he and I played। अब देखिए ऊपर वाला सेंटेंस है कि he played था, नीचे वाला जो सेंटेंस है he and I played है। अब इस सेंटेंस के जो प्रेडिकेट है ना वो ये है हमारे पास प्रेडिकेट, ये वाला है played, और ये इसका पूरा के पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब अगर इस सब्जेक्ट को और से देखो और ऊपर वाले सब्जेक्ट को देखो तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक है ही, एक है आई, एक है आई। अब दो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इस सेंटेंस में, हमने उन दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ रखा है। अब जब भी आप इंग्लिश सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को या दो से ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप एंड से जोड़ लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए, देखिए ज़रा, दोनों सब्जेक्ट्स का प्रेडिकेट अलग नहीं है, प्रेडिकेट एक ही है, वो इस आई का भी है और वो इस ही का भी है। हमने दोनों सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ दिया और एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए इस्तेमाल किया। जब भी आप किसी कॉमन प्रेडिकेट के लिए, किसी एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए जब आप एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़कर एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को इंग्लिश में कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। ऐसे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है ही एंड आई, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट की कोई नई टाइप निकल आई, ऐसा नहीं है। देखिए ज़रा, ये ही एंड आई जो है इसके बारे में, इन दोनों के बारे में इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लिहाजा ये सब्जेक्ट हो गए जिसके बारे में बात की जाएगी। अब ये जो सब्जेक्ट है ही एंड आई, या तो ये डूअर होंगे या तो ये बियर होंगे। अब ही एंड आई प्लेड एक्शन है, दोनों ने परफॉर्म किया। अब एक्शन परफॉर्म करने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से वाले होते हैं, डूअर वाले होते हैं। अब ये सब्जेक्ट हैं तो डूअर, लेकिन इनको कंपाउंड कहा जा रहा है, उस सब्जेक्ट को कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। अब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को जब आप एंड के साथ जोड़ते हैं और यूज़ करते हैं किसी एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए, ऐसे सब्जेक्ट्स को कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है ही प्लेड, ये मैंने वैसे यहाँ लिख रखा है। फिर हम यहाँ पर एक और लेते हैं आई प्लेड। अब ये टोटल दो सेंटेंसेज हैं, ही प्लेड और आई प्लेड।
अब अगर गौर से देखा जाए तो ये जो प्लेड वर्ब है ना, प्रेडिकेट है, इस दोनों सेंटेंसेस का जो प्रेडिकेट है ना वो कॉमन है, यानी कि एक ही वर्ड है, तो हमने इसको कॉमन लिया, यहाँ पर प्लेड लिखा। ही और आई को हम कॉमन नहीं लिख सकते, ये दो अलग अलग प्रोनाउन है, तो हमने ही और आई को, क्योंकि दो अलग अलग हैं, तो ही और आई को हमने जोड़ दिया एंड के साथ, और ये हो गया ही एंड आई प्लेड। अब देखें प्रेडिकेट को हमने कॉमन कर दिया और दो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने जोड़कर क्या कर दिया, एंड के साथ जोड़ दिया। तो एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप एंड के साथ जोड़ेंगे तो ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। फिर हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेंगे, और वो एग्जाम्पल होगी कुछ यूँ कि हम यहाँ पर लिखेंगे ही प्लेड एंड सेंग, ही प्लेड एंड सेंग, ही प्लेड एंड सेंग। अगर गौर से देखा जाए तो ये जो प्लेड एंड सेंग है ना, ये है प्रेडिकेट, और ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ही के बारे में, तो ये हो गया इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट, और यूँ हमने सेंटेंस को दो हिस्सों में ब्रेक किया। अब देखेंगे ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंसेस से डिफरेंट कैसे है। अगर गौर से देखा जाए तो इस सेंटेंस में एक प्लेड वर्ब है, एक सेंग वर्ब है, दोनों मिलकर एक ही सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। अगर हम इसको यूँ तोड़ दें ना तो ये हो जाएगा ही प्लेड, एक सेंटेंस हो जाएगा, और फिर दूसरा सेंटेंस हो जाएगा ही सेंग। ये देखें, ये जो खेलने का एक्शन है ना इसको परफॉर्म करने वाला भी ही है, और ये जो गाने वाला एक्शन है उसको परफॉर्म करने वाला भी ही है। तो इसका मतलब ये प्रेडिकेट, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट ये, इसका सब्जेक्ट ये, इसका प्रेडिकेट ये, इसका प्रेडिकेट ये। अब अगर हम गौर से देखें तो पहले वाले सेंटेंस का और दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन है, तो हम उसको कॉमन लेंगे और हमने लिखा ही। अब देखें दूसरे वाले सब सेंटेंस में, अब पहले वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस के प्रेडिकेट को देखा जाए तो वो कॉमन नहीं है। अगर वो कॉमन नहीं है तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों प्रेडिकेट को हम जोड़ देंगे एंड के साथ। दोनों प्रेडिकेट को जब हम एंड के साथ जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा ही प्लेड एंड सेंग। देखिए भाई, दो प्रेडिकेट है, अलग अलग है, दोनों को आपने जोड़ दिया और सब्जेक्ट को एक कॉमन रख लिया। अब अगर आप दो प्रेडिकेट्स को एंड के साथ, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रेडिकेट्स को एंड के साथ जोड़ेंगे और यूज़ करेंगे किसी एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए, तो ऐसे प्रेडिकेट को कंपाउंड प्रेडिकेट कहा जाता है। यह है डिफरेंस कंपाउंड प्रेडिकेट और सिंपल प्रेडिकेट में, और कंपाउंड सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट में। बिल्कुल सेम है, जिस तरह सब्जेक्ट को हमने कंपाउंड बनाया था उसी तरह हमने प्रेडिकेट को भी क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया। अगर आप चाहें तो इन सेंटेंस को सेपरेट भी लिख सकते हैं, लेकिन अब चूंकि इनके प्रेडिकेट अलग अलग हैं तो आपने दोनों प्रेडिकेट को एंड के साथ जोड़ दिया, सब्जेक्ट चूंकि कॉमन है तो एक लिख दिया। अब एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए आप दो प्रेडिकेट को जोड़ के एक लिख करके एक ही सेंटेंस में लिखेंगे तो ऐसे प्रेडिकेट को क्या कहा जाएगा, कंपाउंड प्रेडिकेट कहा जाएगा। देखें, ये सिर्फ प्रेडिकेट है, इसको कंपाउंड प्रेडिकेट नहीं कहा जाएगा। ये सिर्फ सब्जेक्ट है, इसको कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, इनके साथ जोड़ दिया। ये कंपाउंड सब्जेक्ट है लेकिन सिंपल प्रेडिकेट है, और ये सिंपल सब्जेक्ट है लेकिन क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट है। तो ये इसका बेसिक सा टॉपिक था, हमने वो भी डिस्कस किया। सेंटेंस के हवाले से कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ये जो सेंटेंस है आपके सामने, अगर कोई सेंटेंस है आप उसको पढ़ते हैं तो आप किस पैमाने पर, किस बेस पर किसी सेंटेंस को रॉन्ग डिक्लेयर करते हैं और करेक्ट डिक्लेयर करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस ठीक है या ये सेंटेंस गलत है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक लॉजिकल अप्रोच लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर सीखें और उसको अप्लाई ही न कर पाएँ, उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। फंक्शनल ग्रामर है तो हम सेंटेंस के तमाम एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। देखें ज़रा, सेंटेंस को किस बेस पे गलत कहा जा सकता है और किस बेस पे सही कहा जा सकता है, आज हम वो ट्रिक यहाँ पर जान लेंगे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डील करेंगे। फॉर एग्जांपल, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कि जिनकी बेस पे हम सेंटेंस को ठीक या गलत साबित करते हैं। पहली चीज़ जो है, अगर सेंटेंस आपका कंप्लीट है तब वो सेंटेंस ठीक है, अगर वो इनकम्प्लीट है तो सेंटेंस ठीक नहीं है। ये एक कॉमन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो सेंटेंस ग्रामेटिकल होना चाहिए, यानी कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। और तीसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉजिकल। आपका जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, उसकी मीनिंग लॉजिकल होनी चाहिए। आपका सेंटेंस अगर कंप्लीट है लेकिन उसमें ग्रामेटिकल एरर है तो जाहिर बात है वो सेंटेंस रॉन्ग कंसिडर होगा। अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट भी है, ग्रामेटिकली करेक्ट भी है, लेकिन उसकी मीनिंग लॉजिकल नहीं है सेंटेंस, तब भी गलत माना जाएगा। यानी कि अगर कोई सेंटेंस सही है तो वो कंप्लीट भी होना चाहिए, वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, उसकी मीनिंग लॉजिकल होनी चाहिए। इसकी मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहली एग्जांपल है, इफ़ ही
इफ ही सिंग्स वेल, इफ ही सिंग्स वेल। और दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, ही कॉल्ड आई। और तीसरी और लास्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा लिखता है आई डाइड बिफोर यू। अब देखें ज़रा, तीन अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब ये सेंटेंस जो ही आपके सामने आए तो पहला तरीका फिर वही अप्लाई करना है। आपको इनकी मीनिंग समझ नहीं आ रही, ये सही है गलत है नहीं समझ आ रही, कोई परेशानी नहीं है। पहला फार्मूला जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब भी आपको सेंटेंस मिलता है आपने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। इसके प्रेडिकेट अलग करना, सब्जेक्ट अलग करना, साथ साथ प्रेडिकेट और सब्जेक्ट अलग कर देना है। फिर सब्जेक्ट डूअर है कि बियर है ये देखना है। फिर सब्जेक्ट कंपाउंड है कि सिंपल सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट कंपाउंड है कि सिंपल है, वो सब आप देख लेंगे। अब देखिए ज़रा, ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है इफ़ ही सिंग्स वेल, अब हमने देखना है कि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है ये सही है या गलत है। हम इसको क्या डिक्लेयर करें, सही है या गलत है। तो हमारे पास कोई कंसेप्ट ऐसा लॉजिक होना चाहिए ना जिस बेस पे हम ये कह सकें कि ये सेंटेंस आया गलत है कि सही है। देखिए ज़रा, इफ़ ही सिंग्स वेल, अगर वो अच्छा गाएगा, अगर वो अच्छा गाएगा तो जाहिर बात है अगर वो अच्छा गाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो बात लिखी गई है ना, ये जो सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहा है ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता। न करने की वजह ये है कि ये अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, हमने उसको आधे में छोड़ दिया है। अब जब हम इसको आधे में छोड़ेंगे तो ये पूरी मीनिंग नहीं दे पाएगा, और जब सेंटेंस पूरी मीनिंग नहीं दे सकता तो वो सेंटेंस थोड़ी कहलाता है। तो हम इस सेंटेंस को गलत कह रहे हैं, और उसको गलत कहने की, आप अगर किसी चीज़ को गलत कहते हैं तो आपके पास वजह होनी चाहिए कि अगर आप गलत कह रहे हैं तो गलत को गलत क्यों कह रहे हैं, उसकी कोई वजह होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई लॉजिक है कि ये वाकई गलत है तो जाहिर बात है आप उसको गलत कह सकते हैं। अब हमारे पास इसकी वजह है कि ये सेंटेंस क्यों गलत है, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। अगर सेंटेंस आप लिख रहे हैं और वो इनकम्प्लीट है तो उसको सेंटेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया, गलत रॉन्ग एक्सप्रेशन हो गया। फिर हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। अब ये रॉन्ग क्यों है, ये वजह आपको पता चल गई। दूसरा जो फैक्टर है कि दूसरा सेंटेंस हमने लिखने की कोशिश की और हमने लिखा ही कॉल्ड आई। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये ही सब्जेक्ट है और कॉल्ड आई इसका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में ये वाला हमारे पास वर्ब है और ये वाला होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सब्जेक्ट है। अब आपको इतना तो इल्म होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आई होता है प्रोनाउन, और एक उसका ऑब्जेक्ट होता है मी। अब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो हम आई नहीं लिखते, ग्रामेटिकली आई सब्जेक्ट का काम करता है, मी ऑब्जेक्ट का काम करता है। हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर चूंकि मी लिखना चाहिए था, गलती से क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अगर हम यहाँ पर मी लिखेंगे तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन हमने चूंकि लिखा आई है तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखें ज़रा, इस सेंटेंस के रॉन्ग होने की वजह और उस सेंटेंस के रॉन्ग होने की वजह दो मुख्तलिफ वजूहात हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करती। उस सेंटेंस में ग्रामेटिकल कोई भी मिस्टेक नहीं है, जितना वो लिखा हुआ है वो सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है, लेकिन वो रॉन्ग इसलिए कंसिडर किया जाएगा कि वो कंप्लीट ही नहीं है। अब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा तो जाहिर बात है वो रॉन्ग होगा। दूसरा जो सेंटेंस है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट है। अब ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट नहीं है तो ये भी कंप्लीट नहीं, ये कंप्लीट है इसका मतलब ये तो सही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ कंप्लीट होना सेंटेंस के लिए काफ़ी नहीं है, साथ ही साथ वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन इसमें तो ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, लेकिन ये इनकम्प्लीट होने की वजह से रॉन्ग है और ये वाला ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की वजह से रॉन्ग है। अब हम तीसरा सेंटेंस जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये तीसरा कंसेप्ट थोड़ा सा लेंथी सा है, मैं इसके लिए आपको समझा देता हूँ कि ये दोनों काफ़ी नहीं है, सेंटेंस का कंप्लीट होना या ग्रामेटिकल होना, साथ में उसकी मीनिंग का लॉजिकल होना भी लाजमी है। पहले ये वर्ड डिस्कस करते हैं लॉजिकल। लॉजिकल वर्ड जो है ना लॉजिक से है, लॉजिक मंतिक को कहते हैं, आपको पता होगा। पहले मैं ये लॉजिक के बारे में आपको कोई पॉइंट समझाता हूँ। आप लॉजिक को तो समझते ही होंगे कि लॉजिक कहते किसको हैं। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि व्हाट इज़ लॉजिक, लॉजिक है क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में हर चीज़ के पीछे लॉजिक है? तो आपका डेफिनेटली जवाब मुझे लगता ही है, क्योंकि मैं हज़ारों स्टूडेंट से डील कर चुका हूँ, तो मुझे पता है जब भी मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या दुनिया में हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो तकरीबन जो मुझे जवाब मिले हैं, आंसर मिले हैं इसका, वो ये मिले कि सर हर चीज़ के पीछे होता होगा लॉजिक, लेकिन हर चीज़ के पीछे नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कहेंगे कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं होता तो मेरी राय में, मेरी नाक़िस राय में आपकी ये बात गलत है। उसकी वजह ये है कि मैं जो जहाँ तक लॉजिक को डील करता हूँ, जो समझता हूँ लॉजिक के बारे में, मुझे जितना इल्म है, मेरे नज़दीक दुनिया की हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? देखें प्रॉब्लम क्या है। आप कहते हैं हर चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कुछ चीज़ों के पीछे लॉजिक है लेकिन कुछ के पीछे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिन चीज़ों के पीछे आपको लॉजिक मालूम है
आप कहते हैं भैया उनके पीछे लॉजिक है, जिनके पीछे आपको लॉजिक मालूम नहीं है आप कहते हैं इनके पीछे लॉजिक नहीं है। ये कौन सी दुनियादारी है कि जिनके पीछे आपको मालूम नहीं है आप कहते हैं उनके पीछे लॉजिक है ही नहीं। हो सकता है आपके इल्म में कमी हो, भैया जिनके पीछे जो लॉजिक हुआ है वो भी तो आप अपने इल्म के बेस पे ढूंढ के लाएं। अब जिनके पीछे नहीं है, आपको पता नहीं है इसलिए नहीं है, आप पता करें, लाजमी होगा उसके पीछे। कुछ चीज़ों के पीछे जो लॉजिक है वो मुझे पता है, कुछ चीज़ों के पीछे लॉजिक आपको पता है। हो सकता है जो मुझे पता हो वो आपको ना पता हो, जो आपको पता हो वो मुझे ना पता हो। तो क्या मतलब, जो मुझे पता है तो मैं कहूँगा इन चीज़ों के पीछे लॉजिक है, अब जिनके पीछे मुझे पता नहीं है तो मैं ये कहूँगा इनके पीछे होता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। तो लॉजिक तकरीबन दुनिया में हर चीज़ के पीछे हो जाता है। अब जब भी मैं लॉजिक को डिस्कस करता हूँ तो मैं बड़ा लॉजिकल हो जाता हूँ। देखें ज़रा, मैं अगर लॉजिक को समझाने लग जाऊँ ना तो आप लोगों को बिल्कुल साफ सी बात है एक सेंटेंस में समझा सकता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। दुनिया में हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। लेकिन इस बात को ज़रा गौर से समझेंगे, जो मैं डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ ना, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया में हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पीछे लॉजिक नहीं होता। आप कहेंगे सर कमाल कर दिया, बात तो मुड़ के वही आ गई कि अभी आप कह रहे थे दुनिया में हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, अगले ही जुमले में कह रहे हैं कुछ चीज़ों के पीछे नहीं होता। ये तो कंट्राडिक्ट कर रही है दोनों स्टेटमेंट्स। फिर सुने जरा गौर से, दुनिया में हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे लॉजिक नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो चीजें जिनके पीछे लॉजिक नहीं होता उनके पीछे भी लॉजिक होता है कि इनके पीछे लॉजिक क्यों नहीं है। अब बात समझ आ गई लॉजिक किसे कहते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो दुनिया में हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। इस सेंटेंस को डील करते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ इसमें आई सब्जेक्ट है और डाइड बिफोर यू ये प्रेडिकेट है, इंफॉर्मेशन दी गई है आई के बारे में। अब अगर गौर से देखा जाए तो इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको ठीक माने या इसको गलत माने, किस बेस पे ठीक माना जाए, किस बेस पे गलत माना जाए, तो पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल गया। पहले इसको देखें कंप्लीट है कि नहीं है। आई डाइड बिफोर यू बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि ये हमारे साथ अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि ये कंप्लीट है। लेकिन क्या सिर्फ कंप्लीट होना सेंटेंस को सही बनाता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर, सेंटेंस का ग्रामेटिकली करेक्ट होना भी लाजमी है। हमने कहा आई डाइड बिफोर यू, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रीपोजिशन है और ये यू उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में ये फुल स्टॉप है, आई कैपिटल लिखा हुआ सेंटेंस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और सेंटेंस कंप्लीट भी है, लिहाजा यहाँ मैंने डबल टिक लगाई और ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस ठीक है। अब मैं जो लॉजिक कब से समझा रहा था उसकी वजह ये थी कि अब देखो ये दोनों चीज़ें क्लियर होने के बाद, प्रूव करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसका मतलब इसकी मीनिंग में प्रॉब्लम है, मीनिंग इसकी लॉजिकल नहीं है। और मीनिंग इसकी इसलिए लॉजिकल नहीं है कि आई डाइड बिफोर यू का मतलब होता है मैं तुमसे पहले मरा था, और ये जो बात बताने वाला आदमी है ना वो आई है, यानी कि मैं हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तुमसे पहले मरा। अब देखें ज़रा, मैं अगर ये कहूँ कि मैं तुमसे पहले मरा तो इसका मतलब मुझे क्या होना चाहिए, या यूँ समझ लें इनडायरेक्टली। अब इतना डिटेल में क्या समझाऊँ, ये तो कॉमन सी बात है कि एक लाश एक आदमी को कह रही है कि मैं तुमसे पहले मरा, यानी कि जो मरने वाला है वो बता रहा है कि मैं तुम लोगों से पहले मरा। अब जाहिर बात है आपको तो एक लाश उठ के, जो बंदा कल मरा है वो आज उठ कर ये थोड़ी कह सकता है हम लोगों को कि भाई मैं तुम लोगों से पहले मरा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस सेंटेंस का आप यहाँ ढूंढना चाहें ना तो कुछ लॉजिक निकाल भी सकते हैं। जस्ट मेरा समझाने का मकसद था कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसका लॉजिक न बनता हो तो वो सेंटेंस जो होता है वो रॉन्ग होता है। इसकी मैं एक वैसे एग्जांपल दिया करता हूँ कि ही किल्ड मी, लगभग सेम ही है, ही किल्ड मी, उसने मुझे मार डाला, ही किल्ड मी। अच्छा देखिए ज़रा, एक बीट होता है मारना, हाथ फर्स्टिगेट करना, डंडों से मारना, बीट हाथ पाँव से मारना, किसी तरह भी मारना, लेकिन जान लेना नहीं होता। लेकिन ये जो किल्ड होता है ना, इसका मतलब होता है, ये जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है जान से मार देना। हम कहते हैं उसने मुझे जान से मार दिया, मैं कह रहा हूँ उसने मुझे जान से मार दिया था, इसका मतलब मुझे तो पहले मारा होगा। और बता मैं अब रहा हूँ कि उसने मुझे जान से मार दिया था। भैया एक बंदा जो ऑलरेडी मर चुका है वो ये कैसे बताएगा कि उसने मुझे मार दिया था? तो मीनिंग इलॉजिकल हुई। ये सेंटेंस कंप्लीट है, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो इलॉजिकल है। इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो इलॉजिकल है, नहीं होगा। अच्छा, तो इस सेंटेंस का चूंकि लॉजिक नहीं बन रहा तो अब मीनिंग लॉजिक नहीं होगी, नॉनसेंस होगी, तो वो भी सेंटेंस कंसिडर नहीं होगा। तो लिहाजा ये भी सेंटेंस कंसिडर नहीं होगा, ये भी सेंटेंस कंसिडर नहीं होगा। तो सेंटेंस को इन प्रोसेस से गुजारोगे ना तब आपको पता चलेगा कौन सा सेंटेंस ठीक है
और कौन सा सेंटेंस आपका गलत है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि ये कंप्लीट मीनिंग देना क्या होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट क्या होना होता है, और सेंटेंस की लॉजिकल मीनिंग जो है वो क्या होनी होती है। वैसे आखिर में एक छोटी सी अनाउंसमेंट वो ये है कि अब सेंटेंस के बारे में इतना हो चुका है कि आप कोई सेंटेंस देख लें तो मैं कोई और टॉपिक, अगर सेंटेंस के अलावा कोई और टॉपिक पढ़ा दूं और कोई सेंटेंस की एग्जांपल मैं लिखूं, तो आप सेंटेंस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आ चुकी है कि आप सेंटेंस को समझ सकते हैं, परख सकते हैं कि वो गलत है, रॉन्ग है, उसमें पार्ट्स क्या हैं, ये सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और उसमें हम नाउन का इंट्रोडक्शन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली साइड से। बाकायदा आपके लिए प्लेलिस्ट बनेगी नाउन की, जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी और ग्रामर जो है नाउन जो है उसका बाकायदा टॉपिक का आगाज़ किया जाएगा। बस